जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सुपर स्टडी पॉइंट चैनल में। देखिए सब, अभी एनटीपीसी का एग्जाम चल रहा है, उसके लिए मैं इतने अच्छे क्वेश्चन लेके आऊं, लेकिन वो सारे के सारे जो प्रश्न लेके आऊं, अभी एनटीपीसी का जो ग्रेजुएशन का एग्जाम हुआ था उसमें से टॉप 10 प्रश्न की सीरीज चला रहा हूं मैं डेली, यानी कि शिफ्ट बाई शिफ्ट। जैसे कि आज जो 8 शिफ्ट का पेपर हो गया, 11 शिफ्ट का पेपर चल रहा है, यानी कि इस शिफ्ट में इसी टॉप 10 की सीरीज में से आपको प्रश्न मिलेंगे। ठीक है, तो 12, 13, 14, क्योंकि ये पैटर्न थोड़ा सा रिपीट होगा, तो 14वीं शिफ्ट तक जो भी मैं प्रश्न लेके आ रहा हूं उस पर आधारित प्रश्न लेके आ रहा हूं, आप जुड़ जाइएगा, जरूर देखिए। ये संपूर्ण एनालाइज करा रहा हूं, यानी कि यहां से प्रश्न आपको जरूर देखने को मिल सकता है। ये पार्ट 5 कैसे ले लिया, इसे पार्ट 3 कर लेना। ठीक है, गलती से इस पे आ गया, मैं उसमें कंसेशन कर दूंगा। तो कितना कर लेना, इसे 3 कर लेना इसे। ठीक है, 3 कर लेना। चलिए सर स्टार्ट करें। देखिए, ये ऐसे प्रश्न है जो आपको जरूर देख के जाने चाहिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना वीडियो को। चलिए सर स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये सारे के सारे प्रश्न आपके एनटीपीसी, मैंने बोला था एनटीपीसी 2025 में जो एग्जाम हुआ उसमें सारे के सारे अभी हाल फिलहाल में पूछे हुए, तो वहां से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। मैंने ये देखा है कि सारे के सारे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, ये प्रश्न भी रिपीट हुआ है। एनटीपीसी 12th लेवल एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। ठीक है, यानी कि अपकमिंग एग्जिट के लिए, यानी आने वाले एग्जाम के लिए ये मैं टैग लेके आया हूं, जो यहां से प्रश्न आपको देखने हैं। चलिए सर, सुरेंद्र के पास 102 लीटर तेल है और 224 लीटर तेल बी है, यानी सुरेंद्र है जिसके पास 102 लीटर ए तेल है और 224 बी तेल है। वह कई जगह समान कंटेनर को इस प्रकार से तेल से इस तरह भरता है कि प्रत्येक कंटेनर में केवल एक प्रकार का तेल ही हो, सभी कंटेनर पूरी तरह से भरे होते हैं। सुरेंद्र द्वारा उपयोग किए जाने वाले प्रत्येक कंटेनर का आयतन लीटर में कितना होगा, ताकि सुरेंद्र के पास मौजूदा दोनों प्रकार संपूर्ण तेल कंटेनर में डाल जा सके। जब ऐसा प्रश्न आता है, ऐसी खतरनाक लैंग्वेज दे रखी होती है, तो ये प्रश्न ऐसे हैं जैसे कोई तेल हो गया, किसी को डालो फिर निकालो, पूरा भर जाना चाहिए। तो ये सब एलसीएम एचसीएफ पर आधारित प्रश्न होते हैं। किस पर? एलसीएम एचसीएफ पर आधारित। लेकिन जब हम इसे तेल को डालते हैं तो कुछ भी भाग संपूर्ण रूप से भर जाता है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो जानना चाह रहा है वो एचसीएफ जानना चाह रहा है। जैसे 114 और कितना 224। अब एचसीएफ वह संख्या होती है जो इससे, मतलब एचसीएफ वह वैल्यू होगी जो इसको डिवाइड कर सके। अब ऐसा नहीं कि इसका एचसीएफ निकालने लग जाओगे फैक्टर विधि से, गुणनखंड विधि से, वो तरीके आपने सीख लिए, लेकिन मैं आपको सिखा रहा हूँ स्मार्ट तरीका। एक बार ऑप्शन पे निगाह मारना, मान के चलिए ये गलत ऑप्शन टिक होता ही नहीं, तो क्या ये 9 से डिवाइड है? ये 9 से डिवाइड है, 9 एकम 9 नहीं है, तो बिल्कुल नहीं। कोई एक ऑप्शन ही अगर नहीं करता है तो वो उसका आंसर नहीं हो सकता। क्या ये 1 से डिवाइड है? बिल्कुल हो सकता है ये 1 से डिवाइड, तो एक मेरा आंसर हो सकता है। लेकिन एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि बड़े से डिवाइड होना चाहिए। ये पॉसिबिलिटी है, एक हो सकता है। बच्चे यही गलती करते हैं, जल्दबाजी में क्या करते हैं, 1 से कटा खत्म। क्या 8 से कट सकता है? 8 से ये नहीं कटेगा, 8 एकम 8 कितना बचा 2, 8 से नहीं कटेगा तो ये भी नहीं हो सकता। अब 2 से काटे, 2 से ये भी कट जाएगा, 2 से ये भी कट जाएगा, दोनों कट जाएगा। इसका मतलब है कि सर जी ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, इन दोनों में से आंसर क्या लगाओ? लेकिन एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि वह गुणनखंड जो सबसे हाईएस्ट हो। तो करेक्ट आंसर का ऑप्शन में बी, यानी कि ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, इस सवाल को विद इन सेकंड के अंदर सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, पिछली वीडियो में आपने इतना सारा प्यार दिया कमेंट बॉक्स में भर भर के, और मजा आ गया। एक बच्चे का तो कमेंट कल ये आया था कि सर इससे पहले मैं भटक रहा था, लेकिन आपकी वीडियो देखने के बाद मेरे बहुत सारे डाउट क्लियर हो जाते हैं। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि सारे के सारे प्रश्न कहां से आ रहे हैं। बार बार कह रहा हूँ कि जो आदित्य रंजन सर की जो रेलवे की बुक है, आदित्य रंजन सर की जो रेलवे की बुक है, उसका मैं सॉल्यूशन करा रहा हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल पर। यकीन मानिए, क्योंकि मैंने कराया, मुझ पर भरोसा ना हो, किसी एक चैप्टर को पकड़ लेना, वहां से जो है थोड़ा सा अपनी तरफ से वेरीफाई कर लेना। चलिए सर, एक ये प्रश्न बार बार पूछा जा रहा है, ऐसा प्रश्न, तो एक ठोस बेलन का आयतन 5852 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसकी ऊंचाई ये दे रखी है, तो ठोस बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल अपने निकटतम पूर्णांक तक ज्ञात है।
निकटतम पूर्णांक ज्ञात कीजिए। आपसे जानना क्या चाह रहा है, बेलन का। तो सबसे पहले बेलन के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन होता है, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। फॉर्मूले पर आधारित ही प्रश्न पूछ रहा है, तो ये फॉर्मूले आपको याद होनी चाहिए। पृष्ठ क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल, पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर एच। और कुल पृष्ठ क्षेत्रफल है, टोटल संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर कोष्टक में एच प्लस आर। अब सर ये कैसे है, जैसे देखिए ये कोई बेलन ले लिया मैंने, ये इसकी क्या रेडियस और ये इसकी हाइट है, ये हाइट है और ये क्या रेडियस, क्योंकि ज्यादा डिटेल में बताने के लिए थोड़ा सा समय चाहिए। देखिए बेलन का आयतन तो ये आप सभी को पता होगी, पृष्ठ क्षेत्रफल भी आप याद कर लेते हैं, लेकिन समस्या बच्चों को यही आती है कि जो टोटल सरफेस जो एरिया बनता है, टोटल सरफेस जो एरिया बनता है वो लेटरल सरफेस एरिया, यानी कि ये तो होगा ही पृष्ठ क्षेत्रफल, इसका पृष्ठ क्षेत्रफल ये तो होगा ही, लेकिन ये सर्कल और ये जो सर्कल बच रहे हैं ये कहां जाएंगे, तो टोटल सरफेस एरिया प्लस इस वाले सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, लेकिन ऐसे कितने, एक और एक दो, यानी 2 का मल्टीप्लाई। तो ये लेटर टोटल सरफेस एरिया का काम करे। ये बच्चे रटते हैं सब फॉर्मूले, रटेंगे तो कल को भूल जाते हैं, रटिए मत कोई भी चीज। तो देखिए एल ऐसे क्या है, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। आपसे अगर मैं इसमें देखूं तो 2 पाई आर मेरा कॉमन ले लिया, 2 पाई आर और कोष्टक बचा क्या एच और यहाँ क्या बचेगा आर। बताइए सर, तो क्या ये फॉर्मूला जो लिखा है मैंने वही फॉर्मूला रेफर कर दे एक तरीके से। अब आ जाओ इस पर, बेलन का आयतन, यानी कि इसकी वैल्यू ये दे रखी है, पाई आर स्क्वायर, एच बराबर कितना दे रखा, 5852 दे रखा। तो यहां से जो वैल्यू आएगी, एक बार ऑप्शन पे निकाल, नहीं एच कितना दे रखा है, 38 दे रखा। हालांकि एक क्लिक में आंसर दे सकता हूं, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, अभी बता दो। तो देखिए पाई की वैल्यू क्या है, 22/7। आर आपसे जानना चाह रहा है, एच कितनी दे रखी है, 38, बराबर करना 5852। तो इसका मतलब क्या, आर की वैल्यू आपसे चाहिए, क्यों, आज मेरे पास एच है, आर और मिल जाए तो मैं इसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल दूंगा। क्या निकाल दूंगा, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल दूंगा। राइट सर। तो देखिए 11 से काटे, 11 दूनी 22, 11 से काटे 11 55, कितना बचा 3, 11 33 और 11 दूनी 22। फिर 2 से काटिए, 2 दूनी 4, ठीक है, 2 छिक्के 12, 2 छिक्के 12 ये आ गया। लेकिन इससे जब जाएगा तो ये 7 बार चल रहा है, तो आर स्क्वायर बराबर कितना जाएगा, 7 यानी ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, आर की वैल्यू कितनी जाएगी 7। तो सर जी मेरे पास आर की वैल्यू, यानी कि सीधा सा मतलब एच दे रखा है, आर की वैल्यू आपकी निकल के आई, तो यहाँ रख दो बस, रखिए सर, 2 पाई इंटू आर की वैल्यू कितनी है 7 इंटू एच कितना है 38 और 7 कितना आ जाएगा 45, डायरेक्ट कर दो। और थोड़ा सा डायरेक्ट करना तो इधर देखिए 2 इंटू 22/7 ये कर दो, इससे ये कट गया, ठीक है, इससे कट गया 45 दूनी 90 और 9 दूनी 18, यानी 180 इंटू 11, तो कितना आएगा 1980, कितना 1980। तो जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट करेक्ट आंसर का, ऑप्शन नंबर ए। और यकीन मानिए ये प्रश्न आपके एग्जाम में 1000% लिख लेना, आपके एग्जाम में आएगा। आज की शिफ्ट में पूछा हुआ, दोबारा रिपीट होगा, दोबारा रिपीट होगा ये प्रश्न, लिख लीजिएगा इस सवाल को, ये प्रश्न दोबारा रिपीट होगा, नोट करना इस प्रश्न को, ठीक है। लेकिन ये तो मैंने आपको इसका कंसेप्ट बता दिया। अगर एक बार ऑप्शन देखना, क्यों कि यहाँ जो आ रहा है 11 का मल्टीपल आ रहा है, अगर यहाँ भी आपको पाई पूछे, एरिया पूछे, इसका मतलब पाई का मल्टीपल आएगा। तो पाई का मल्टीपल क्या है कि ये ऑप्शन 11 से डिवाइड होंगे, 11 से डिवाइड होंगे। अब जो भी ऑप्शन 11 से डिवाइड, जैसे 8 और 1 9, 9 माइनस 9 कितना देगा 0, या तो 0 आना चाहिए या फिर 11 आना चाहिए, तो यहाँ तो 0 आ गया, एक ऑप्शन ही होगा, ठीक है। अगर ये ऑप्शन मैच नहीं करते हैं तो विद इन सेकंड के अंदर इस सॉल्यूशन को करने की कोई भी आपको आवश्यकता नहीं है, यानी सिर्फ और सिर्फ 11 का मल्टीपल देखना मेंसुरेशन के प्रश्न में अगर नहीं भी समझ में आता है।
अगर प्रश्न भी पकड़ में नहीं आता है लेकिन आपसे वॉल्यूम पूछे जहां पाई का जिक्र हो जाए, उसका सीधा सा मतलब, पाई का मतलब क्या है, 11 का मल्टीपल होगा, 11 से डिवाइड करके देखना। या क्या करते हैं, ऑल्टरनेट को जोड़ते हैं, यानी एक को छोड़ के एक जोड़ लेते ना, 8 और 1 9, और 9 और 0 9 ही आ जाए तो उतना 0। लेकिन शर्त क्या है, या तो 0 है या 11। ठीक है, चलिए इस तरह के प्रश्न में करा चुका हूं। देखिए, एक ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट प्रश्न है, आने वाले शिफ्ट में, अपकमिंग शिफ्ट में जरूर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, मैं आपको आगे चल के दिखाऊंगा कि कहां पूछे जा रहे हैं। चलिए सर, एक आंकड़ा समुच्चय का बहुलक और माध्यिका इतनी इतनी है, आंकड़ा का समुच्चय का माध्य ज्ञात कीजिए। देखिए, मोड बराबर, मैं एक फॉर्मूला बताता हूं, यही आपको याद होनी चाहिए। मोड बराबर 3 मीडियन माइनस के 2 मीन। अब ये बच्चे को याद नहीं होता। मोड क्या होता है, बहुलक, मीडियन क्या होती है, माध्यिका, और मीन क्या होता है, माध्य। क्या होता है, माध्य। बच्चे को सबसे ज्यादा परेशानी यही आती है कि सर इसे याद कैसे करें। देखिए, मोड बराबर, अब बच्चे यहाँ कंफ्यूज होता है, 3 मीडियन। देखिए, मीडियन कहीं ना कहीं बड़ी है तो 3 मीडियन है, 3 बढ़ाएगा और 2 बाद में, अब याद हो जाए। जबकि इस समय बहुलक, यानी कि मोड की जो वैल्यू दे रखी है, मोड जो दे रखा है वो कितना दे रखा है, 89.7। और मीडियन जो दे रखा है, यानी कि कितना दे रखा है, 32। आपसे मीन जानना चाह रहा है, यानी इन दोनों में से इधर से उधर करता रहेगा और एग्जाम में पूछा सबसे बेहतरीन सवाल कर सकते। कंसेप्ट क्या है, मोड बराबर 3 मीडियन माइनस 2 मीन। रख दो मोड, आज मेरे पास कितना है, 89.7 इंटू 3 मीडियन कितना है, मीडियन सर 32 माइनस के 2 मीन को एक्स कर दो, मीन को बार बार नहीं लेके नहीं चलूंगा, एक्स लिख दिया मैंने। ठीक है सर, 30। जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 96 आ जाएगा, यानी यहां से 96, और इधर आके क्या आ जाएगा, माइनस। तो माइनस के यानी कि 96 माइनस क्या आएगा, कितना, 89.7, 89.7, ये इधर आके माइनस होगा, माइनस के 96 बराबर माइनस के 2x। ठीक है, अब एक बात बताइए, यहां से इसे निकालना अगर 89 होता तो मैं भी घटाया था, लेकिन पॉइंट में घटाने का तरीका देखना, 89.7 है, ये 89.7 है, अगर मैं इसे 0.3 दे दूं तो 90 हो जाएगा सीधा, और 90 से 96 पे आना है तो 6 ये हो गया और 0.3 हो गया, तो जो माइनस की वैल्यू ज्यादा है तो माइनस कितना जाएगा, 6.3 बराबर कितना, माइनस के 3। ठीक है, या फिर एक काम कीजिए, आप 96 में से 89.7 घटा लेना, वही आपका आ गया। ठीक है, 2 से काटिए तो 2 तिया 6, 2 एकम 2, अच्छा पॉइंट लग गया, ठीक है, पॉइंट की जगह पॉइंट आया, 2 तिया 6 पॉइंट लग गया, 2 एकम 2 और 2 पंजे 10, कितना आएगा, 3.15। तो जो राइट आंसर होगा ऑप्शन में ए इज द राइट, क्या जाएगा, 3.15। इंपोर्टेंट सवाल है, 1000% लिख लेना, इस सवाल को आएगा ही आएगा, 1000% लिख सकते हैं, यानी कि 100 से भी 10 गुना ज्यादा। ठीक है सर, चलिए एक ऐसा सवाल जो बहुत ज्यादा पूछा गया था एग्जाम में, तब मैं ये मान के चल सकता हूँ कि आने वाले एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा, इतनी बार पूछा सवाल है और ये जरूर आएगा, इस बात को नोट करना। पढ़िए सर, एक बिस्तर का अंकित मूल्य 1600 है जो क्रय मूल्य से 25% अधिक है, इसे अंकित मूल्य पर 16% में बेचा जाता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कभी भी इस बात को नोट करना, जब भी परसेंटेज में लाभ पूछे हानि पूछो, हमेशा एक्चुअल वैल्यू का कोई भी दूर तक इसे साथ लेके नहीं चलना, साथ लेके चलोगे कैलकुलेशन आपकी बहुत ज्यादा कर देगा। देखो कितना आसान कर दूं, मैं अपनी साइड से ये मान लेता हूं कि सीपी मेरा क्या है, 100 है, इस पर 25% अधिक क्रय से, तो कितना 125, तो अधिक अंकित कर दिया, यानी क्या जाएगा, मार्क प्राइस, यानी अंकित मूल्य हो गया। ठीक है, लेकिन ऐसे अंकित मूल्य पर 16% की छूट पर बेचा जाता है, यानी इस पर 16% की छूट पर बेचा जाता है, जबकि डिस्काउंट के बाद क्या मिलता है, एसपी मिलता है। तो मैं सीधा इस 125 का 16% निकालू, फिर उसमें से ये 125 में से घटाऊं, तो ऐसे फर्जी तरीके तो नहीं करूंगा। इस बात को नोट करना,
कि जैसे ही 16% का क्या दिया डिस्काउंट, 100 में से 16% का डिस्काउंट है, तो सर जी बेचा कितने में होगा? 84%। अरे सीधी सी बात है, 100 में से 16% का डिस्काउंट दे दिया तो बेचा कितने में? 84% पे। तो मैं 16% ना निकाल के डायरेक्ट 84% निकाल, तो इस 125 का अगर मैं 84/100 कर दूं तो ये क्या जाएगा? एसपी आ जाएगा। क्यों? कि डिस्काउंट के बाद हमेशा सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य मिलता है। क्या मिलता है? विक्रय मूल्य। काटिए 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 4 से काटिए 21 चौका 84, 21 पंजे 105, तो कितने बेचेगा? 105। इतने में खरीदी, इतने बेच रहा है, तो सर प्रॉफिट कितने का हुआ? प्रॉफिट कितने का हुआ? 5%। जो 5 आता वही उसका परसेंटेज हो जाता। क्यों? कि 100 पर 100 से 100 कट जाएगा 5%। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट। इंपोर्टेंट सवाल कह सकते हैं इसको, और एग्जाम में जरूर आएगा, इस बात को नोट कर लेना इस सवाल को ना, इसके सॉल्व ले लीजिएगा। सारे के सारे इंपोर्टेंट प्रश्न है, एक भी प्रश्न को आप छोड़ नहीं सकते। चलिए अच्छा, यहाँ 66 है, इस बात को नोट करना। तो ये इस तरह का सरलीकृत का क्वेश्चन आया, सिंप्लीफिकेशन पे भी आया, तो क्या मैं करा दूं कि आप कर ले जाओगे? जल्दी से बताइए। यहाँ पर 66 है, कट गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, कभी भी इस तरह के सवाल को करने के लिए अगर आपका सबसे पहले अगर बाहर आता है तो बाहर करना होता है, तो उसके बाद छोटा कोष्टक, फिर उसके बाद छोटे के अंदर बड़ा कोष्टक, बड़ा कोष्टक के बाद क्या आता है? मझला कोष्टक। यानी कि सबसे पहले आपको इसी पे फोकस करना, पहले बाहर पे फोकस करना है, ठीक है? तो ज्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, बाहर पे फोकस करना है, छोटे कोष्टक पे, फिर छोटे के बाद बड़े कोष्टक पे, यानी कि ये सीरीज खुलती है। इस तरह से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा आगे चलते। फिर उसके बाद डिवाइड, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई, फिर प्लस, फिर माइनस। एक तो ये कंसेप्ट तो आपको आता ही है, बच्चे को सबसे ज्यादा समस्या होती है यहाँ कोष्टक के भीतर कोष्टक। तो ये जो प्रश्न बनते हैं या तो ये बनेगा नॉर्मल, या फिर ये बन जाएगा, या फिर ये बनेगा। आपको सबसे पहला ये खोलना है, फिर उसके बाद ये खोलना है, फिर उसके बाद ये खोलना, ठीक है? बस इसमें खत्म हो गया सिंपलीफाई। आपका क्या रहा है? 66 माइनस के 4 इंटू कोष्टक में कितना है? 30 प्लस के 3 और डिवाइड बाई क्या है? 40 से प्लस क्या है? तो ये मुझे देखना पड़ेगा यार, प्लस ही दिखे शायद। चलिए मैं प्लस ही मान के चल सकता हूँ, और नहीं आएगा तो फिर डिवाइड से करूंगा। अगर मैंने कहा था कोष्टक सबसे पहले इंप्लीमेंट करना है, कोष्टक कीजिए कितना होगा? 3, यानी कि 66 माइनस के कितना जाएगा? 33, मल्टीप्लाई 4 3 12 और 4 3 12 13 प्लस के 40। मुझे लगता है ये प्लस है, प्लस प्लस क्या होता है? जुड़ जाता है, तो कितना जाएगा? 106 माइनस के 132। तो इन दोनों का डिफरेंस जो कितना है? 26 का, लेकिन माइनस की वैल्यू ज्यादा, इसलिए क्या जाएगा? माइनस के 26। तो जो राइट आंसर आ जाएगा क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है सर? तो ऐसा प्रश्न हलवा सवाल भी पूछा जा सकता है। चलिए देखिए प्रश्न बढ़िए। एक अलमारी को 3437 रुपए में बेचने पर होने वाला लाभ 3338 रुपए बेचने पर हुई हानि से 75% अधिक है। 50% का लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य राशि। एक ऐसा प्रश्न जिसने बच्चों को बहुत ज्यादा परेशान करा, और ऐसे ऐसे सॉल्यूशन मिलेंगे आपको यूट्यूब पे जिनका कोई तोड़ नहीं है। लेकिन कभी भी इस बात को नोट करना, इसमें भी टाइप बनते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ बुक को जरूर देख लीजिएगा जिनके पास भी समय है। इसमें भी टाइप बनते हैं, यानी कि टाइप बनते हैं, और ये सवाल मैंने कराया है, लेकिन मैं इसलिए लेके आया क्योंकि पूछा जाएगा। देखिए एक अलमारी को इतने में बेचने पर, जैसे मान के चलिए सीपी मेरा ये है, जब बेचने की बात आई कि ना 3437 में बेचने पर होने वाला लाभ 3338, इसी वस्तु को 3338 में, इसी वस्तु को 3338 में बेचने से हुई हानि से 75% अधिक है। 75% अधिक है, या फिर इसकी जगह कभी कभी ये दे रखा होता है कि बराबर। मैं पिछली वीडियो में करा चुका हूं एक सवाल, 75% अधिक है। 75% की वैल्यू क्या होती है? 3/4 होती है। अगर लॉस मेरा 4 है तो प्रॉफिट कितना अधिक है? ये कितना जाएगा? 4 पर 3 की वृद्धि कितना जाएगा? 7। तो अगर मेरा लॉस अगर 4 है तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। बस इतना सा खेल है सब। तो 75% वैल्यू का 3/4, क्योंकि हानि से भाई 4 का, अगर 4 का 75% करो तो 75/100,
25 या 75, 25 चौका 100, कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो ये जो 3 आएगा वो क्या आ जाएगा, इसका अधिक आ जाएगा। तो अगर ये मैंने 4 अगर इसका लॉस माना, तो माइनस मैंने इसलिए ले लिया क्यों, लॉस माना, तो 3 पर अधिक कितना देगा 7। आपको एक काम करना है, ऐसा करने के बाद अच्छा बराबर के केस में क्या आएगा, चलो बाद में बता दूंगा। इन दोनों का तो डिफरेंस करना है, डिफरेंस देखिए इन दोनों का अगर डिफरेंस करोगे तो कितना आ जाएगा 99, इन दोनों के सम के बराबर। क्यों कि लाभ और हानि दे रखा है, अगर लाभ लाभ दे रखा होता तो ये घट जाते। ठीक है, इस बात को नोट करना, पीछे पूछो सवाल है क्योंकि मैंने आज तक नहीं कराया था, करा दो। अगर प्रॉफिट प्रॉफिट दे रखा होता तो घटती है भी, लेकिन लॉस और प्रॉफिट दे रखा है तो क्या होंगे, जुड़ेंगे। कितना होगा 7 और 4 11, यानी 11 की जो वैल्यू है वो किसके बराबर हो जाएगी 99 के बराबर, इसके डिफरेंस के बराबर। 11 से काटे 11 में 99, एक कितने गुना 9 बार, यानी कि ये जब 11 का 9 में मल्टीप्लाई करो कितना देगा 99। जब ये 9 गुना है, या तो आप इसको 9 गुना कर दीजिए या फिर इसको किसी एक को कर लेना। अगर इसको 9 गुना करोगे तो 36, अगर ये एसपी है, अगर ये लॉस है तो ये इसमें जुड़ जाएगा। जब इसको 9 गुना करोगे तो इसमें से घटा देना, दोनों से आंसर आ जाएगा। तो अगर मुझे पहले सीपी निकालना होता है, सबसे पहला काम आपको सीपी निकालना होता है। तो सीपी जब निकालोगे तो सीपी निकालने के लिए दोनों को जोड़ दो, कितना 8 और 6 14, ठीक है, 3 और 3 6 और 1 7, ठीक है, कितना 3374। तो ये क्या आ जाएगा, सीपी आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य। सबसे पहला सवाल आपसे यही पूछता है कि क्रय मूल्य बताइए, लेकिन एग्जामिनर यहां तक नहीं रुकता है, वो ये कहता है क्रय मूल्य नहीं चाह रहा, 50% का लाभ प्राप्त करने के लिए, 50% का लाभ प्राप्त करने के लिए। तो देखिए अगर ये इसका सीपी है कितना है 3374, अगर सीपी पर 50% का लाभ तो कितने में बेचेगा 150/100, कितने में बेचेगा 150/100 या फिर 3/2। हो सकता है कुछ बच्चों को परेशानी है इसलिए मैंने लिखा है, काटिए 25 से काटिए तो 3 और ये 2 बार ऐसे कट जाता है, ठीक है। 2 से काटिए, 2 से काटिए, 2 कम 2, 2 छक्के 12, कितना बचा 1, 2 8 16 और 2 7 14 ही आएगा, यानी 1687 इंटू 3 आ जाएगा। लेकिन क्या आपको पूरा मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता है, बिल्कुल नहीं है। एक काम कीजिए, यूनिट डिजिट का मल्टीप्लाई 7 और 1 3 का मल्टीप्लाई कीजिए, तो 7 के 21 यानी लास्ट में कितना आएगा 1 आएगा। अब जिस भी ऑप्शन में 1 है वो इसका क्या आंसर है, वो इसका क्या आंसर है। तो करेक्ट आंसर क्या है ऑप्शन नंबर बी। ये 2 तो इसका पॉइंट लग रहा है, ये 5061 इसका करेक्ट आंसर है। तो जो राइट आंसर होगा वो होगा। सर जी यकीन मानिए बहुत अच्छा सवाल है, एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, क्योंकि पिछले वाले एनटीपीसी का जो एग्जाम हुआ था अभी हाल फिलहाल में, उसमें भर भर के पूछा प्रश्न है, ठीक है, वहीं से उठा के लाया हूँ सारे के सारे प्रश्न। देखिए एक ये प्रश्न है और एक ये प्रश्न है और एक ये प्रश्न है, अभी कई प्रश्न रह गए। चलिए देखिए इस प्रश्न को पढ़िए, इस प्रश्न को जल्दी से देखिए। मैंने कितना करा दिया, मैं 10 1 2 3 4 5 6, अच्छा 6 करा दी, 4 रह गए ना, कोई दिक्कत नहीं है, सबको कराऊंगा आराम से। देखिए सर, देखिए आपका हाइट एंड डिस्टेंस पे भी पूछा सवाल है। देखिए उस बिंदु से 250 मीटर ऊंचे टावर के शिखर का उन्नयन कोण, यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन, जिस बिंदु से इसके टावर के पाद की दूरी 250 मीटर है। अब यहां पर हमेशा एंगल पूछता है, इस बात को नोट करना, कभी भी 75 तो आता ही नहीं है, बट वाइडियर के साथ भी सकता है, या तो 60 हो गया, 45 हो गया, 30 होगा। अब इसके भी पीछे बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है, जैसे मैं बता ही देता हूं, चलिए समय निकाल के, क्योंकि पूछा जा सकता है, चेंज कर दिया। अगर यहाँ 60 आता तो ये जो रेशियो बनता है वो √3 और 1 और ये 2 का बनता है। अगर यहाँ 30 आता है, मान के चलिए 30 है, तो 30 है तो 30 के सामने क्या था 1, क्योंकि यहाँ क्या जाएगा 30, तो 30 के सामने 1 और यहाँ 60 हो जाता है √3 और ये क्या, लेकिन 21 और बनता है 45 का, इसका 45 का, क्योंकि ये साइड दोनों आपस में क्या जाती है बराबर, 1 1 और ये क्या था √2। अब ज्यादा डिटेल में मैं इसलिए जाऊँ तो समय का होगा, इसी को कम से कम आधा घंटे चाहिए। हाइट एंड डिस्टेंस करा दिया मैंने आदित्य रंजन सर की में, बहुत ज्यादा डिटेल में। तो देखिए बस ये बस एक थोड़ा में याद रखना है, एक बिंदु से 250 मीटर ऊंचे टावर, कोई बिंदु है,
इससे 50 मीटर 250 रूट 3 मीटर ऊंचे टावर। उसके उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। बिंदु से टावर के पाद की दूरी, यानी ये कोई बिंदु है, इससे इसके पाद की दूरी ये कितनी है 250 है। तो यहाँ पे जो कोण बनेगा वो बता दो, ये कोण क्या होगा, ये कोण क्या होगा। मैंने ये बताया था रेशियो मेथड सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट हो जाता है। रेशियो मेथड का क्या मतलब, 250 से 250 कट गया, तो यहाँ पे जो रेशियो बनना है वो रूट 3 और 1 का बनना है। अब रूट 3 और 1 किस केस में बनता है भाई, 60 के सामने रूट 3 होता है, तो 60 के सामने रूट, यहाँ क्या जाएगा 60 डिग्री। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट। यानी इससे आसान तरीका नहीं मिल सकता है, तो ना फॉर्मूले में नहीं जाएंगे, विदिन सेकंड के अंदर अगर ये कंसेप्ट आपको पता है तो ठीक है। चलिए ये सारे प्रश्न करा चुका हूँ। देखिए एक ये प्रश्न जो हो सकता है बच्चों को बहुत ज्यादा दिक्कत दे, लेकिन इसका मैं आज एक ऐसा सॉल्यूशन बताऊंगा जो आपको काफी पसंद आएगा। 10 प्रेक्षणों का औसत कितना 40 है, क्योंकि टीचर्स बहुत लंबे तरीके से कराते हैं। 10 प्रेक्षणों का औसत 40 है, ये अच्छी बात है कि 10 का 40 है, इसमें कोई दो राय नहीं है, होना भी जरूरी है, ठीक है सर। बाद में पता चला कि एक प्रेक्षण को 43 के स्थान पर 34 पढ़ लिया, यानी इसे 43 की जगह इसे कितना पढ़ लिया 34, तो इसे कितना कम पढ़ लिया, अगर इसे कितना कम पढ़ लिया 9 कम, कितना कम पढ़ लिया 9 कम पढ़ लिया। अब सर जो 9 कम पढ़ लिया उसकी पूर्ति तो करनी पड़ेगी, इसका मतलब ये जो 9 कम हुआ है, लोग कितने थे 10, कितने थे 10, यानी कि प्रत्येक को 10 से डिवाइड कर दोगे तो कितना जाएगा माइनस के 0.9, माइनस को फिर भी ना लिखा फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, यानी इतने की प्रत्येक में कमी होगी भाई, ऐसा तो नहीं किसी एक में कमी होगी। जब 9 की कमी भाई पूरे पे तो हो रही है, कितने लोग थे 10 लोग थे, 10 में से 9 पर कमी हो रही है, कितने पर प्रत्येक 10 पर, 10 में डिवाइड होगा, यानी कि जो 9 बटेगा वो कितने लोगों में बटेगा 10 लोगों में, कितना जाएगा एक किस्म कितना जाएगा ये, लेकिन 10 का औसत कितना 40 है, तो प्रत्येक किस्से में ये इतना कम हो गया, तो ये इसमें जोड़ दूंगा कितना जाएगा 0.9, कितना जाएगा 40.9। इससे आसान तरीका आपको नहीं मिल सकता भाई। कितना कम हो गया इतना, कितने लोगों पर 10 लोगों पे, क्योंकि 10 ही तो लोग थे, तो 10 से डिवाइड किया 0.9 आएगा, ये इसमें जुड़ जाएगा, क्यों तो मुझे पूरा बनाना है, एक्यूरेट बनाना है, ठीक है। और ये सवाल आप लिख लेना, 1000% अगर आया तो बच्चे मैक्सिमम बच्चे स्किप करके चले आते हैं इस सवाल में। चलिए सर देखिए पढ़िए, चना और मटर के बाजार का मूल्य 2:5 है और एक परिवार द्वारा उपभोग की गई मात्रा का अनुपात यानी क्वांटिटी का अनुपात 4:3 है। चना मटर में किया गया खर्चा बताइए। ये तो बिल्कुल हलवा सवाल है, अब ऐसा पूछा जा रहा है ना, इसलिए लेके आया। अब मैं प्राइस की बात करूं तो ना 2:5 है चना और मटर का, क्वांटिटी की बात करूं तो ना 4:3 है। ये बताओ उसका खर्चा कितना हुआ, मान के चलिए 2 रुपए में 4 ला रहा है, भैया 5 रुपए कितना ला रहा है, तो यहाँ कितना खर्चा किया भाई, 2 रुपए में 4 ला कितना 4 दूनी 8, और यहाँ कितना 5 से 15। इतना सा सवाल पूछ रहा है बस, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अरे सीधी सी बात है कि आप जो 10 रुपए में 2 चीज लाए, 10 रुपए में प्रत्येक चीज का 10 रुपए का अनुपात क्या है, सॉरी 10 रुपए में एक चीज लाए और आप ऐसी खरीद के लाए 5, तो कितने रुपए खर्च हुए 50 रुपए। तो वही कह रहा है कि 2 रुपए की अगर एक आ रही है तो क्वांटिटी 4 रहा है तो कितने खर्च होंगे। चलिए सर इस पे भी आधारित प्रश्न जो है बार बार पूछा जा रहा है, टाइम एंड वर्क पे और पाइप एंड डिस्टेंस पे, ठीक है। चलिए ये लास्ट सवाल है, देखिए एक पाइप टैंक को 9 मिनट में भर सकता है, जबकि दूसरा पाइप पूरी तरह से भरे टैंक को 90 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइपों को खाली टैंक में एक साथ चलाया जाए तो टैंक का आधा हिस्सा भरने में कितना समय लगेगा, टैंक का आधा हिस्सा भरने में कितना समय लगेगा। ये भी सवाल बार बार पूछा जा रहा है, ठीक है। चलिए देखिए भरने वाले को प्लस लेना, खाली करने वाले को माइनस लेना, बस इतना सा पॉइंट है। एक टैंक को 9 मिनट में भर सकता है, मान के चलिए कोई ए टैंक है, इसे 9 मिनट में भर सकता है। कोई दूसरा बी टैंक है, ये मान लिया, इसे 90 मिनट में खाली कर सकता है, 90 मिनट में, सबसे पहला काम, ठीक है। अगर डिटेल में जाना है तो इसको मैंने पाइप एंड क्वेश्चन को बुक में करा दिया, जाके जरूर देख लीजिएगा, वहीं से प्रश्न आ रहे हैं, ठीक है। सारे के सारे प्रश्न, एक भी सिंगल प्रश्न भी अलग नहीं है। एलसीएम लोगों कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा, ठीक है। 9 से काटिए कितनी आ जाएगा +10, 10 पर कट जाएगा।
इससे काटी तो कितना आ जाएगा -1, क्योंकि प्लस माइनस साथ लेके चल रहा है आपको, ठीक है। यानी ए की एफिशिएंसी 10 है और बी की एफिशिएंसी कितनी है, 1 है, ठीक। दोनों पाइपों को खाली टैंक में एक साथ खोला जाता है, यानी इन दोनों को, ये 10 भरता है और ये खाली करता है, तो ये जो भरता है वो 9 ज्यादा भरता है, भाई भरने की कैपेसिटी ज्यादा है। दोनों को जब एक साथ खोला जाता है तो टैंक का आधा हिस्सा भरने में कितना समय लेगा, यानी इस 90 का आधा हिस्सा भरने में कितना जाएगा, 45। इसे भरने में इस 9 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्यों, तो भाई ये इसकी एफिशिएंसी हो गई, ज्यादा भरने वाला है, तो किससे डिवाइड करोगे, 9 से। तो कितना जाएगा, 45 को अगर 9 से भरोगे तो कितना जाएगा, 5 में। करेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। करेक्ट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन। दोबारा देखिए, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये भाई दोनों को अगर एक साथ खोलूं, ये 10 भरता है और ये खाली करता है, तो भरने की कैपेसिटी कितनी है, 9। दोनों एक साथ खोलेंगे जाएंगे, भाई ये 10 भरेगा, ये खाली करेगा, तो फिर भी तो भरने की कैपेसिटी ज्यादा है, तो इसका आधा यानी 45 हो गया। 90 का आधा कितना हो गया, 45। अगर इस 9 की कैपेसिटी से भरता रहता है तो कितने समय में भर देता, 5 मिनट में। कितना समय लगता, 5 मिनट में। तो दोस्तों ये हो गए 10 सवाल। इसी तरह से मैं आगे आपको दिखा देता हूँ, ये आप देखना, ये बार बार पूछा जा रहा है, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। और भी सवाल आगे देखिए इस तरह के, ये सारे प्रश्न रिपीट होंगे आपके एग्जाम में। एक सिंगल प्रश्न अलग से नहीं आएगा, मैं सारी सीरीज बना रखी है, ठीक है। साथ के साथ एग्जाम के हिसाब से मैं कराता रहूंगा, ठीक है, जिनका भी एग्जाम है। तो चलिए सर, इस वीडियो को यही खत्म करते हैं। अगर आपको अच्छा लगा है और हेल्पफुल है और ये आएंगे प्रश्न, तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा। अब हो सकता है कुछ बच्चों को थोड़ी सी परेशानी हो रही हो कि सर थोड़ा सा स्पीड में खींच रहे हैं, अगर थोड़ा सा डिटेल में सीखना है तो आइए सर, बुक में आइए, वहाँ आपको स्वागत है। आराम से पढ़िए, आने वाले एग्जाम के लिए मजा आ जाएगा, उस बुक से ही सारे के सारे प्रश्न आ रहे हैं। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।